नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हमने देखो पिछले भी वीडियो में बात कर ली थी प्रीएम्बल के दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की। एक तो था उसमें सोवरेन एंड दूसरा था सोशलिस्ट। उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे बचे हुए जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको आज के इस वीडियो में। तो पहला हमारा टॉपिक है आरएएस प्रीलिम्स 2021 के हिसाब से अगर देखें तो हम बात कर रहे थे प्रीएम्बल की। ठीक है, प्रीएम्बल के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की, ये देखिए। फिर उसके बाद में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये जो है वो फिर पिक करेंगे, राइट। तो एक बार तो सबसे पहले एक मंत्र की तरह प्रीएम्बल के ऊपर एक बार रीडिंग मारेंगे तो इससे आपको याद रह जाए कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रीएम्बल का पूरा टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के हिसाब से अगर देखें तो जस्टिस जो है वो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल है। अब कल्चरल का कोई नाम ही नहीं है तो वहां पर वो ऑप्शन गलत हो जाता है, राइट। तो ऐसे में आपको थोड़ा ये रिमाइंड करना पड़ेगा बार बार। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज प्रीएम्बल, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, socio-economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Okay, इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ये आए थे 1942 के 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे। सिमिलरली पहले केवल यूनिटी वर्ड था, अब यहाँ पर इंटेग्रिटी और ऐड कर दिया गया था सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, तो एक एक वर्ड। अब इसमें हमने सोवरेन, सोशलिस्ट देख लिया। अब हम सेक्युलर से आगे के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे नजर डालेंगे। नेक्स्ट आ जाता है देखो सेक्युलर वर्ड। ये वर्ड देखो हमारे प्रीएम्बल में ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इंदिरा गांधी जी का टाइम चल रहा था, इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी में ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था इसको देखो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये आप जरूर याद रखोगे। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है? तो सीधा आंसर होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब आप देखो इस वर्ड को जब ऐड किया गया था ना प्रीएम्बल में, इसके पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर जो थीम थी ना उसका असर आप देख सकते हो। जब आप फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड के बारे में स्टडी करते हो ना, जो कि संबंधित है किससे? फंडामेंटल राइट्स से। और उसी में फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मेंशन्ड है, 25, 26, 27 एंड 28, ये 4 आर्टिकल्स है जहां पर रिलीजन को लेकर के पूरी फ्रीडम दी हुई है। आप वहां पर देखो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि इसी चीज को फिर बाद में 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि आप अगर प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सेक्युलर है, क्योंकि हर एक रिलीजन को आप इक्वल नजर से देखते हो। एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हमारे यहां पर अडॉप्टेड है। सभी रिलीजन, सभी धर्मों को हमारे देश में एक ही स्टेटस प्रोवाइडेड है और सारा जो सपोर्ट है स्टेट का मतलब सरकार की तरफ से सभी रिलीजन्स को सेम मिलेगा। इसका मतलब हो गया ना तो स्टेट का कोई खुद का रिलीजन है कि हाँ जी हमारे भारत का रिलीजन हिंदुइज्म है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे श्रीलंका का बुद्धिज्म, म्यांमार का बुद्धिज्म, इधर बात करो पाकिस्तान का इस्लामिज्म। तो यहां रिलीजन को पूरा डिक्लेयर किया हुआ है, रिलीजन ऑफ स्टेट, कि देश का धर्म क्या है। पर हमारे यहां पर सभी रिलीजन को एक नजर से देखा जाता है। साथ में स्टेट का जो सपोर्ट है वो भी सबको इक्वली प्रोवाइडेड है। ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारे यहां पर जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये कहता है कि स्टेट का रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। स्टेट का रिलीजन से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है। मतलब रिलीजन जो है एक प्राइवेट अफेयर है, उसको रिलीजियस प्लेसेस पे कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या उनका मैटर है, बोलो उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, मतलब सरकार का कोई रोल नहीं होगा। ये तो है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। और हमारे यहां पर क्या है? स्टेट और रिलीजन के बीच में प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस है। क्या बोलोगे? प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। दैट मीन्स सैद्धांतिक तौर पे दूरियां रहेगी। पर अगर
रिलीजन को परफॉर्म करते टाइम पे कुछ लोगों ने अगर स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस है, मान लो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इसको अगर वायलेट करता है कोई भी, तो फिर स्टेट क्या है, रिलीजियस अफेयर में कूद जाएगा। मान लो कुछ ऐसे ही मुद्दे हो रहे हैं जिनके चलते प्रेशराइज करके बंदूक की नोक के ऊपर रिलीजन कन्वर्ट कराया जा रहा है एक कम्युनिटी के कुछ लोगों का, तो उस केस में क्या हो जाएगा, स्टेट वहां पर अपनी एंट्री मारेगा और एंट्री मार करके वो रिलीजियस एक्टिविटीज जो कोई भी कर रहा है उसको रोकेगा वहां पर। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। हमारे यहां पर प्रिंसिपल डिस्टेंस है, दैट मींस अगर एक लिमिट के अंदर काम किया जा रहा है रिलीजियस लीडर्स के द्वारा या किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करने, प्रोपगेट करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेट को। और अगर वो लिमिट्स ब्रीच कर दी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी को अगर आपने खत्म करने की कोशिश की, तो फिर स्टेट वहां पर एंट्री ले लेगा। जबकि वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है, आपके मन में आए जो करो, स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न सेक्युलर कॉन्सेप्ट में और हमारे सेक्युलर कॉन्सेप्ट में। ठीक है, दूसरी चीज आपके लिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, वो आप परचेज कर लो, या फिर आप एनसीईआरटी का जो मैंने लिंक शेयर किया ना, गार्गी क्लासेस आरपीएससी, वहां उस लिंक पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लो। पूरी पीडीएफ फ्री में मिलती है एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वो बुक पढ़नी ही है हमें। तो सेक्युलर कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम है दैट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब लोगों का रूल रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। दैट मींस पॉपुलर का मतलब पब्लिक, सॉवरेनिटी का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि हम हमारे लिए खुद से कानून बनाएंगे, कोई हमारे ऊपर दादागिरी नहीं चला सकता बाहर से। ठीक है, हम संप्रभु हैं, हम खुद से खुद के प्रभु हैं, हमारे नियम कानून हम खुद बनाएंगे। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, कि लोग वहां के खुद के लिए कानून बनाने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटीज अवेलेबल है। राइट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथों में। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी की जब बात आए तो दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि लोग सीधा कानून अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे आप ग्राम सभा देखो, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करो, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाई गई थी, उसमें आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd जो आया था, उसमें यह कहा गया था कि ग्राम सभा जो है वहां पर उस गांव के सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो कि वहां की इलेक्टोरल लिस्ट में एनरोल्ड हैं। इसका मतलब उस पर्टिकुलर गांव के 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कैसी पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी चाहिए, क्या गांव की समस्याएं हैं, गांव में सड़क नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, कोविड की वजह से बहुत डेथ हो गई, क्या करें। तो ग्राम सभा एग्जैक्टली आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड, जहां पे रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट, ये 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके बेसिस पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करती है। जैसे कि ग्राम सभा, कि भाई कोई कानून आ गया, उसको पारित करना है कि नहीं करना, लोग सीधा वोट करेंगे वहां पे। हमारी तरह नहीं कि पार्लियामेंट में एमपी बैठ गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज बैठ गए, फिर उन्होंने कुछ डिसाइड किया। नहीं, वहां पे क्या होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक पूरे बड़े सारे ग्राउंड में, और फिर उनको बोला जाता है कि हाँ जी ये पर्टिकुलर केस है, ये पर्टिकुलर लॉ है, इसको पास करना है कि नहीं। फिर उनसे पूछा जाएगा, फिर वो वोटिंग होगी वहां पर हाथ खड़े करके या फिर कैसे भी करके, फिर उसमें जिस तरफ ज्यादा फेवर होगा वो बात मान ली जाएगी। इनिशिएटिव का मतलब कि कोई भी नया कानून अगर लेकर के आना है तो जनता शुरू कर सकती है। हमारे यहां पर क्या है, कानून को शुरू करने के लिए एमपी ही वहां पर काम करेंगे पार्लियामेंट में कि हाँ जी ये जरूरत है, कानून आना चाहिए। ठीक है, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, पॉक्सो एक्ट आना चाहिए, है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आना चाहिए, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए हमें अलग से मिनिस्ट्री स्टैब्लिश करनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कानून की जरूरत है। तो ये क्या है, एमपीज ने किया। जबकि स्विट्जरलैंड में क्या होता है, खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं लोग। मान लो किसी कानून के चलते कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहां के लोग
रिकॉल कर सकते हैं कि भाई कानून को बर्खास्त करो, ख़त्म करो, चाहिए ही नहीं ऐसा कानून। प्लेबिसाइट भी एग्जैक्टली आप मोर और लेस रेफरेंडम के इक्वल समझ सकते हो, जहाँ पर कोई भी टेरिटरी को ऐड करना है, हटाना है, ठीक है, उसके लिए उनकी सहमति लेना। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसमें आप रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हो। जैसे कि एमपीज़ को आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन बोलते हैं जिनको, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करते हो, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं आपके। दूसरा, स्टेट लेवल पे भी हमने यही कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, जहाँ पर हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जैसे एमएलएज का इलेक्शन होता है, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही कानून बनाते हैं, वही सारा काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस तरीके की डेमोक्रेसी को बोल दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में का दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो सकता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म के एग्जांपल यूके, इंडिया, इस तरीके से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। और प्रेसिडेंशियल की बात करो तो यूएस इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई है, जहां पर हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट के लिए वो जाते हैं और फिर वहां पर वो कानून बनाते हैं लोगों के बिहाफ पर, ठीक है। और जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जब भी बात आए ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यहां पर आप देखो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 की पिलर्स हो गए आपके। तो एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, मेन सरकार हो गई, प्रधानमंत्री और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर साथ में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो साथ मिलकर के एग्जीक्यूटिव हो गए, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कंबाइन, राइट। तो ऐसे में एग्जीक्यूटिव कोई भी काम करे, इन पे लगाम कौन खींचेगा जी, ये लेजिस्लेचर। और ये जो लेजिस्लेचर के जो एमपीज हैं उन्हीं में से निकल के कुछ लोग बनाएंगे सरकार। जैसे अभी बीजेपी की सरकार चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कैसे बनी हुई है, पहले उन्होंने जीत हासिल की, मेजोरिटी मिली, और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली वो फिर सरकार बना करके बैठे हैं। तो एग्जीक्यूटिव कहाँ से अपनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं, लेजिस्लेचर से, कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं वैसे तो, पर यहाँ पर लेजिस्लेचर से वो लोग आ रहे हैं। और लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट जो है वो टाइम टाइम पर एग्जीक्यूटिव्स की टांग खींचती रहती है, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ पर कैसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पर एग्जीक्यूटिव्स रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर के लिए, ओके। अब बात यह आ जाती है कि हमने यहां पर कहा था कि द सुप्रीम पावर इज पजेस्ड बाय द पीपल, लोगों के हाथ में मेन पावर है। इसका क्या एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर, किस चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वाकई में इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे पहला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में सभी लोगों को, चाहे वो किसी जात से हो, किसी धर्म से हो, किसी कलर के हो, गांव के हो, शहरों में रहते हो, कहीं से बैकग्राउंड से हो, कोई सेक्स हो उनका, पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर है वो, तो उनको वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि करंटली कितना चल रहा है, 18 साल या उससे ज़्यादा के हर इंडिविजुअल को राइट है कि वो यहाँ पर इलेक्शंस में अपना वोट कास्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है डेमोक्रेसी के हमारे यहाँ सिंबल, पीरियोडिक इलेक्शन। जैसे पार्लियामेंट की बात करें, संसद के इलेक्शन, तो वो हर 5 साल में होते हैं। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, हर 5 साल में होते हैं। तीसरा डेमोक्रेसी का फीचर है, दैट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इसका मतलब कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, सब लोग कानून के सामने समान है, ऑल पीपल आर इक्वल एट फ्रंट ऑफ लॉ। दैट मीन्स कि कोई पैसे वाला है, अंबानी का बेटा है, अगर उसने कोई गड़बड़ की है तो उसको एग्जैक्टली वही सजा होगी जिस सजा की बात आप करते हो जब एक रिक्शा पुलर जो है वो अगर वो गड़बड़ कर दे। मतलब आप किसी भी बेस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, कानून ने जो लिख रखा है उसका आपको ट्रीटमेंट वैसा ही मिलेगा जैसा कि कानून में लिखा हुआ है, चाहे आप कोई कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो आप, ठीक है। हाँ, कुछ दिए हुए हैं एक्सेप्शंस, वो आगे हम टाइम के साथ देखेंगे। खैर फिलहाल तो रूल ऑफ लॉ की बात करो। देन कम्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे मैंने आपको कहा था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, 3 मेन पिलर्स होते हैं अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें। तो यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव कोई भी गड़बड़ काम करे तो जुडिशरी वहाँ पर क्या करेगी,
चेक एंड बैलेंस का काम करेगी कि भाई ये आपके डोमेन में काम करना नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अभी जैसे बात की जाए कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया गया 5 अगस्त 2019 को। तब से लेकर अब तक बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा चुकी है कि एग्जीक्यूटिव ने ये जो कानून लाने की बात की और लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ने इसको पारित किया, बोले ये कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे गलत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कौन करता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास में यहाँ पर रिक्वेस्ट डली हुई है। वो बात अलग है कि अभी तक जुडिशरी ने अपनी तरफ से अपने पत्ते नहीं खोले हैं, कोई वर्डिक्ट नहीं आया है क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है ये। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है जुडिशरी का, जिससे कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कुछ भी गड़बड़ करें तो उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। साथ में एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं जिनको मैं सीधा बोलूंगा RRCSP। इसका मतलब हो गया रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों के बेसिस के ऊपर आपके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तब जाकर के डेमोक्रेसी। ये कुछ मैनिफेस्टेशन है हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उसके। एक एक वर्ड को मैंने डिटेल में समझाया है। आप लोग इन चीज़ों को या तो लिख चुके होंगे, नहीं लिखा है तो रिवाइज करके वीडियो को फिर लिखो, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आप इतना एलेबोरेटली ना समझ पाओ जब आप पढ़ो। राइट, देखो अगर डेमोक्रेटिक वर्ड की अगर बात आए ना तो इसका मतलब हो गया सोशल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब तो आप जानते हो कि हाँ जी चुनाव होते हैं, वोट दे करके आते हैं। सोशल डेमोक्रेसी की बात करो तो कास्ट, रिलीजन इनके नाम में कोई गैप नहीं, मेल और फीमेल में कोई भेदभाव नहीं, चाहे जम्मू कश्मीर का हो चाहे साउथ इंडिया से हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। साथ में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात आए ना तब फिर सवाल उठ जाता है गरीबी और अमीरी का, कि एक रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि एक गरीब की जो इच्छाएं हैं या फ्रीडम है वो उनको सप्रेस कर रहा है एक अमीर। तो ऐसे में सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखो तब तक ही सक्सेसफुल है जब तक कि आपके पास में सोशल डेमोक्रेसी है। मतलब समाज में हर एक घर परिवार, समाज में हर एक जाति धर्म के लोगों को आप जितना ज़्यादा ऑप्शंस दोगे, जितना ज़्यादा उनको फ्रीडम प्रोवाइड करोगे, जितना ज़्यादा अच्छे से उनको एक्सप्लोर करने का मौका दोगे, उतना ही ज़्यादा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपके अच्छे से काम करेगी। जैसे वोटिंग की बात करें, गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार आपने दे दिया, पर गरीबों के पास में आप चुनाव के टाइम पे 500-500 रुपए बांट के आ जाते हो चोरी चुपके, तो क्या वो वाकई में सोशली डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो पा रहा है? गरीबी हटाओ ना आप, तब देखो फिर पॉलिटिकल आपकी डेमोक्रेसी प्रमोट होती है कि नहीं। और देखो ये जब सोशल डेमोक्रेसी है और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, ये दोनों जब आती हैं तब जाकर के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लंबे समय तक चलती है। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है इसके 3 की पिलर होते हैं। वो तो 3 की पिलर, 3 बॉडीज तो हमने देखी, पर जब हम एक सोसाइटी की बात करें, इगैलिटेरियन सोसाइटी, जहां पर समानता का व्यवहार किया जाता है सभी के साथ में, तो वहां पर 3 वर्ड्स आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब कि आप सबको फ्रीडम दो कि वो अपने अपने जितने भी एक कह सकते हैं ना अपना पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर कर सके। इक्वालिटी का मतलब ये हो गया समान व्यवहार करो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। और फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया कि भाईचारे की भावना आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये तीनों एक साथ चलते हैं। अगर किसी एक को भी आपने अलग कर दिया ना तो बचे हुए 2 की कोई वैल्यू नहीं है, डेमोक्रेसी वहीं खत्म हो जाएगी। देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं। लिबर्टी, आपने लिबर्टी दे दी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात नहीं की, स्वतंत्रता सबको दी, तो जो लोग ऑलरेडी पावरफुल है वो तो कमजोरों को दबा देंगे। फेल हुआ कि नहीं लिबर्टी का कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी, आपने लिबर्टी किसी को दी नहीं और इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हो, केवल इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हो, तो आप एक चीज बताओ, इसका मतलब तो एक बंदा 10 घंटे पढ़ाई करता है, 1 घंटा 5 घंटे पढ़ाई करता है, उसका कोई फर्क नहीं है क्या? उसका फर्क है कि नहीं? जिसको 10 घंटे पढ़ाई की है उसको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलना चाहिए, या फिर जितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म किया उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहे गधा हो घोड़ा हो कोई भी हो सबको 5 में से 5 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपने लिबर्टी खत्म कर दी तो इक्वालिटी का आइडिया भी आपका खत्म हो गया। और जब आप इक्वालिटी और लिबर्टी की बात लेकर के आ रहे हो तो वहां पर फ्रेटर्निटी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो फिर बाद में क्या हो जाएगा कि लिबर्टी के चलते कुछ पावरफुल लोग अपने साथ वालों का ही शोषण करना शुरू कर देंगे। तो ये बात कही थी भीमराव अंबेडकर जी ने।
कि भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर शुड बी देयर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो रिपब्लिक वर्ड। इस कीवर्ड की अगर देखें तो रिपब्लिक का मतलब हो गया लोग ही अपने राजा को चुनते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोगों का पार्टिसिपेशन। पर डेमोक्रेसी भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो मोनार्की हो सकती है, एक रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी पोस्टिंग को या पोजीशन को एंजॉय करता है। जैसे कि यूके में अभी भी आपको पता है एलिजाबेथ सेकंड वहां की क्वीन है, फिर उसके बाद में उसका बेटा वो वहां का किंग बन जाएगा। तो वहां पर है मोनार्की। डेमोक्रेसी किस तरीके की है? मोनार्की। दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज मोनार्क, राजा है। ठीक है, जबकि रिपब्लिक के अंदर क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट, उसका इलेक्शन होता है, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएसए और सेकंड एग्जांपल है इंडिया। क्या होता है हमारे यहां पर? प्रेसिडेंट को आप कभी सीधा वोट नहीं देते हो, पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं ना, हर 5 साल में हमारे प्रेसिडेंट चेंज होते हैं। और हेड ऑफ द स्टेट मतलब देश का राजा कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए हम क्या है? रिपब्लिक है। जबकि आप यूके की बात करो तो वो मोनार्की है। पर है क्या वहां पर? सरकार किसकी है? आप ध्यान रखना, यहां पर मैं जो स्टेट बोल रहा हूं, स्टेट का मतलब हो जाता है कि आप बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंट्री की, वहां के लोगों की, वहां के लोगों के साथ में वहां के कल्चर की। इसका मालिक कौन? हेड ऑफ द स्टेट। और वहां की जो सरकार चल रही है वो वहां की गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट का तो आप इलेक्शन करते हो, सरकार का तो आप इलेक्शन कर रहे हो, पर हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्क है, राजा है। तो आपकी हो जाएगी सोसाइटी कैसी? डेमोक्रेट, जो मोनार्क बेस्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कौन सी कैटेगरी की? मोनार्की कैटेगरी की। जबकि गवर्नमेंट भी आपने इलेक्ट की और हेड ऑफ द स्टेट को भी आपने इलेक्ट किया, इसका मतलब होगी कौन सी डेमोक्रेसी? रिपब्लिक डेमोक्रेसी। इसका यूएस एग्जांपल और इंडिया भी है। इसका मतलब क्या हो गया रिपब्लिक वर्ड का? कि हेड ऑफ द स्टेट दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 years। हर 5 साल के लिए आप इलेक्ट करते हो। अब देखो यहां पर दो मतलब निकल के आते हैं, दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि पावर किसके हाथ में? अल्टीमेटली लोगों के हाथ में। क्योंकि इनडायरेक्टली अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है जी? एमपीज, एमएलएज, ये पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं? तो जब एमपीज एमएलएज पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनको इलेक्ट किसने किया? आपने। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लाइन याद रखो, राइट? तो ऐसे में क्या हो गया? यहां पर पावर लोगों के हाथों में। नंबर 2, कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है सोसाइटी का जिनके पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर दे रखी हो, सब इक्वल हैं। ठीक है, सारे पब्लिक ऑफिसेस जो हैं वो सारे सिटीजन्स के लिए ओपन है, चाहे वो अपर कास्ट से हो, अपर क्लास से हो, चाहे लोअर कास्ट से हो, लोअर क्लास से हो, किसी भी रिलीजन का हो, जाकर के पब्लिक ऑफिस में अपनी जॉब भी गेन कर सकता है, तो पब्लिक ऑफिस से जाकर के सर्विसेज भी अवेल करा सकता है। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट और वर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। बाकी आपको अगर राजस्थान का कंटेंट रिक्वायर्ड हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, करंट अफेयर, वर्ल्ड ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू RAS। ठीक है, ये सारा इंग्लिश में कंटेंट रेडी है। अच्छा, आप अगर अफोर्ड नहीं कर रहे हो, खरीद नहीं सकते हो, आराम से नोट्स मेकिंग करो, पूरा कंटेंट एज इट इज़ अवेलेबल है। और अगर आपको परचेज करना है तो आप PDF परचेज कर सकते हो, जिसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर गार्गी 33 करके आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, या फिर गार्गी क्लासेस RPSC ईजिली, और वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उसको आपको फॉलो करना है सिंपल वे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। प्रीएम्बल का ये सेकंड वीडियो था, थर्ड वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। कंटिन्यू बस बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ में। थैंक यू।